नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बजट 2025-26 से देश विकास को मिलेगी नई गति। सीएम नायब सैनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार। कहा हरियाणा को भी इससे मिलेगा व्यापक लाभ। डल्लेवाल के अनशन का आज 69वां दिन। बजट में मांगों का जिक्र न होने पर किसान नाराज। किसान नेता सरवण पंदेर ने की मोर्चे पर जमा होने की अपील। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर फिलीपींस से भारत डिपोर्ट। सुरजेवाला को दे चुका है मारने की धमकी। बदमाश जोगेंद्र ग्योंग को फिलीपींस से भारत किया डिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान दिया जाएगा और इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा का एक कृषि प्रधान राज्य है। और मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी, उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है, वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब है। आज उनके अनशन को 69वां दिन हो गया है। पहले उन्हें बुखार हुआ और वहीं अब उनके कान में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है। वहीं किसान नेता बजट को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की किसी भी उम्मीद पर केंद्र सरकार खरा नहीं उतर पाई। देश में किसानों की आबादी 50% से अधिक है, लेकिन पूरे बजट में से कुछ हिस्सा ही कृषि क्षेत्र को दिया गया, जो मात्र 3.38% है। किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी गारंटी कानून है, लेकिन उसके बावजूद बजट में एमएसपी गारंटी कानून के विषय में केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जो बेहद निराशाजनक है। वहीं किसान नेता सरवण पंदेर ने बजट को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसानों को अब आंदोलन और तेज करना होगा। इसके लिए सभी किसानों से उन्होंने 13 फरवरी को मोर्चे पर इकट्ठे होने की अपील की है। अब देखना होगा कि बजट से नाराज किसान अब 13 फरवरी को क्या ऐलान करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਥੇ 70% ਆਬਾਦੀ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਨਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ।
ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾ। ਹੋਰ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊ, ਕਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਦੋਂ ਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮਸਾਲੇ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ 8-10 ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2015 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਆ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 13 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ करना, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पहुंचो। हरियाणा के कैथल जिले के गांव ग्योंग निवासी कुख्यात बदमाश जोगिंदर ग्योंग को फिलीपींस से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। वह पिछले 2 सालों से अपनी पहचान बदलकर वहां कारोबार कर रहा था। जोगिंदर ग्योंग पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हत्या, फिरौती और अन्य संगीन अपराधों के तहत मामले दर्ज हैं। जोगिंदर का एक बड़ा भाई सुरेंद्र ग्योंग साल 2018 में करनाल के गांव राड़ा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इसके बाद जोगिंदर ने करनाल के जयदेव शर्मा की हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि जयदेव ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि इसके अलावा उसने पानीपत में भी एक हत्या को अंजाम दिया। जोगिंदर ग्योंग कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। उसके आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में कैथल के प्लाईवुड व्यापारी नरेंद्र अरोड़ा की हत्या के बाद जोगिंदर दक्षिण अफ्रीका भाग गया था। साल 2007 में वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भारत को सौंप दिया था। कैथल सीआईए पुलिस को इंटरनेट के जरिए पता चला कि जोगिंदर ग्योंग फिलीपींस में गिरफ्तार हुआ था। अब सरकारी एजेंसियां उसे भारत लाकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई हैं। कैथल एसपी राजेश कालिया ने बताया कि आरोपी दिल्ली स्पेशल पुलिस की हिरासत में है और जल्द ही उसे हरियाणा एसटीएफ लेकर आएगी और कैथल में दर्ज मामलों की जांच की जाएगी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेरा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में मौजूद है। आज 2 फरवरी को कार्यक्रम को विस्तार देते हुए डेरा प्रमुख की ओर से नामदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नामदान कार्यक्रम में डेरा प्रमुख ऑनलाइन शामिल हुए। ऑनलाइन ही नाम देने वालों की नाम की दिशा दी गई और कार्यक्रम में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का कहना है कि लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है यह जरूरी नहीं कि इसमें लड़कियों की गलती हो। आदमी महापाप करता है जिसकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है। वह उसका टाइम था। राम रहीम ने ये बातें ऑनलाइन सत्संग के दौरान कही। हरियाणा के जींद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटखट टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा दिया है। यह टोल 4 बजे तक फ्री करवा दिया गया। यहां किसान दरी बिछाकर बैठ गए। टोल फ्री करवाने के बाद किसान संगठन 8 और 9 फरवरी को प्रदेश भर में सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने कहा कि हाईवे कई जगह से टूटा हुआ है। टोल प्लाजा के प्रबंधक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जबकि वह 200 रुपए टोल वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन और आम लोग खटखट टोल प्लाजा के प्रबंधकों की तानाशाही, राहगीरों से बदतमीजी, अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। नियमानुसार टोल पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन सब सुविधाओं का खटखट टोल प्लाजा पर प्रबंधन नहीं है। इस दौरान किसानों ने भारी विरोध जताया। फरीदाबाद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शानदार आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। 7 फरवरी को मेले का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी स्टॉलों को बहुत ही खूबसूरत रूप से सजाया गया है। मेले में किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर मेला प्राधिकरण के अधिकारी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस बार मेले में बिम्स्टेक संगठन की झलक देखने को मिलेगी और इसके अलावा मुख्य चौपाल पर देश और विदेश के बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस भी होने वाली है। अन्य चौपालों पर कलाकारों के साथ साथ स्कूली बच्चे अपने परफॉर्मेंस को प्रस्तुत करेंगे। मेले में कई लोगों की कला, संस्कृति और भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। पहली बार मेले में 2 राज्यों को थीम स्टेट बनाया गया है, यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य की कला संस्कृति की झलक भी मेले में दर्शकों को खूब भाने वाली है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ साथ लगभग 2000 पुलिसकर्मी मेले की सुरक्षा को संभालेंगे और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम सिविल ड्रेस में मेले के अंदर और मेले के बाहर हर एक गतिविधि पर नजर रखेगी।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अंबाला कैंट एयरपोर्ट से अब शीघ्र ही हवाई उड़ान शुरू की जाएगी। अंबाला कैंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को एनओसी मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अनिल विज के एयरपोर्ट के सपने से 1 महीने के भीतर हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 दिनों के भीतर इसका लाइसेंस भी जारी हो जाएगा, जिसके बाद यहां से सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हाल ही में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला कैंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का एविएशन अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। इस मौके पर उन्होंने सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबाला कैंट एयरपोर्ट पर चर्चा की थी। उस दौरान अनिल विज ने कहा था कि अब बस कुछ ही दिनों बाद अंबाला वासियों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा भाजपा में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा में देरी हो सकती है, क्योंकि कई नेता दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं। 5 फरवरी के बाद नामों की घोषणा की उम्मीद है। कांग्रेस भी 8 फरवरी को विधायक दल के नेता का चयन कर सकती है। बता दें कि इस बार हरियाणा में 22 नहीं 27 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होगा। हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के बीच नए जिलाध्यक्षों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी राष्ट्रीय नेतृत्व से नए जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। अभी तक भाजपा की ओर से 22 जिलाध्यक्षों का गठन किया जाता था, लेकिन संगठनात्मक रूप से भाजपा ने 5 नए जिले और बनाए हैं, जिस कारण इस बार 27 जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भाजपा की ओर से नए बनाए गए जिलों में हांसी, गोहाना, डबवाली, गुरुग्राम, महानगर और बल्लभगढ़ शामिल हैं। अंबाला के नारायणगढ़ इलाके में हुए गोलीकांड को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और एक बार फिर सीआईए 1 और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक का नाम अभिषेक उर्फ मंगलू है और तो दूसरे का नाम राजन है। मुठभेड़ के दौरान ये दोनों घायल हो गए, इसका उपचार चल रहा है। सीआईए 1 और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपियों ने सीआईए 1 पर भी कई राउंड फायर किए और इन दोनों आरोपियों से 2 असले भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।